की वीडियो में हम 12th बायो के चैप्टर 5 वंशागति के आणविक आधार को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये पार्ट आपका 6 मार्क्स का है। आपकी पूरी बुक में 2 पार्ट हैं, एक तो 5th वाला और एक 7th। मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये दोनों 6 मार्क्स के हैं जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इस पाठ में से लघु और अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा पाठ समझने का है। अगर आप इसे समझकर याद करते हैं तो आसानी से इसमें फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इस पाठ में जो टॉपिक है वो है आनुवांशिक पदार्थ की खोज, दूसरा डीएनए और आरएनए की संरचना, तीसरा प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन, चौथा है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, और पांचवा टॉपिक है अनुवाद ट्रांसलेशन, और फिर है जीन नियमन और कुछ छोटे टॉपिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम शुरू के जो 3 टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आपको पता है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। प्रारंभिक विचार क्या थे इसके बारे में? 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक मानते थे कि आनुवांशिकता कोशिका के न्यूक्लियस में या केंद्रक में होती है। फ्रेडरिक माइस्चर ने सबसे पहले सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में के न्यूक्लियस में एक अम्लीय पदार्थ अलग किया और इसे न्यूक्लिन नाम दिया, जिसे हम बाद में डीएनए कहते हैं। दूसरा प्रूफ है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने 1928 में एक जीवाणु पर प्रयोग किए। जीवाणु का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो आपको याद रखना है। इस जीवाणु की 2 स्ट्रेन पाई जाती हैं। एक तो एस स्ट्रेन, जिसे स्मूथ स्ट्रेन या चिकनी स्ट्रेन भी कहते हैं, जो वायरुलेंट होती है यानी जो रोग करती है चूहे में। दूसरी है आर स्ट्रेन, जिसका बाहरी आवरण खुरदरा होता है और ये नॉन वायरुलेंट होती है, मतलब इसके संक्रमण जब होता है तो चूहा मरता नहीं है। अब उन्होंने 4 तरीके से प्रयोग किए। सबसे पहले लाइव एस स्ट्रेन का चूहे पे इंजेक्शन लगाया तो चूहा मर जाता है। दूसरा, लाइव आर स्ट्रेन का जब इंजेक्शन लगाया तो चूहा जीवित रहता है क्योंकि वो नॉन वायरुलेंट है। तीसरा, हीट किल्ड, जब एस को हीट गर्म कर लिया और फिर चूहे पे इंजेक्शन लगाया तो चूहा जीवित रहता है। चौथे चरण में जब हीट किल्ड एस को जब लाइव आर से मिलाया तब चूहा मर जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ रूपांतरण हुआ है। इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होते हैं जिसकी वजह से आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो जाता है, और इससे सिद्ध होता है कि आनुवांशिक पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है बल्कि कुछ और पदार्थ है। तो इससे सिद्ध हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो इस तरह से आप इसको और चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने, जिनके नाम है एवरी, मैककार्टी और मैकलियोड, उन्होंने ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग को ही कुछ आगे बढ़ाकर सिद्ध किया। 1944 में उन्होंने ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की पहचान करके उसका शुद्धिकरण किया। उन्होंने अलग अलग एंजाइम इस्तेमाल किए। प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ने वाले, आरएनएज आरएनए को तोड़ने वाले, और डीएनएज डीएनए को तोड़ने वाले, और उनके निष्कर्ष से सिद्ध हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसके बाद एक प्रूफ और है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो है हर्शे चेज का प्रयोग। हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिकों ने 1952 में एक प्रयोग किया जिसने 100% सिद्ध कर दिया था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। उन्होंने जीवाणु भोजी पर प्रयोग किए, यानी T2 बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज किसको संक्रमण करते हैं? बैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी वायरस है जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं। तो उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को लेकर अपने प्रयोग किए। इस वायरस में डीएनए पाया जाता है और केवल एक प्रोटीन कोट होता है।
उन्होंने 2 बैच बनाए। एक बैच में थे उन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, किससे? फॉस्फोरस 32। दूसरे बैच में उन्होंने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया, यानी S35। तो पहले वाले चित्र में S35 है। S35 वाले जीवाणु भोजी का जब संक्रमण जीवाणु में करवाया, तब जो लास्ट में जो कोशिकाएं प्राप्त हुई, कोशिकाओं में विकर्ण S35 का पता नहीं लगा, यानी प्रोटीन का पता नहीं लगा। लेकिन दूसरे चरण में, यानी दूसरे प्रयोग में, जब डीएनए को रेडियोएक्टिव किया, उसके बाद जब संक्रमण करने के पश्चात जो संतान प्राप्त हुई, इन कोशिकाओं में विकर्ण में रेडियो एक्टिव यानी फॉस्फोरस 32 का पता लग गया। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये प्रयोग आपके इम्पॉर्टेंट है, इसमें किसी पर भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपकी डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना को प्रस्तुत किया वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने, इसलिए हम डीएनए की संरचना जो आपकी बुक में, उसे हमें वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। उन्होंने ये संरचना प्रस्तुत की थी 1953 में। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडली संरचना का मॉडल प्रस्तावित किया, और यह मॉडल रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन चित्र पर आधारित था। ये डीएनए का सिंपल सा डायग्राम है, द्विकुंडलित संरचना है। अब इस डीएनए संरचना की व्याख्या क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इससे प्रश्न आता है कि वाटसन और क्रिक के डीएनए संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहला है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का मिलकर बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं एंटी पैरेलल होती हैं, यानी एक की दिशा अगर 5 से 3 है तो दूसरी की दिशा 3 से 5 होती है। दूसरा, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के चारों ओर दाहिनी ओर कुंडलित होती हैं, यानी राइट हैंडेड हेलिक्स। प्रति पूर्ण चक्र में 10 बेस पेयर होते हैं। एक पूर्ण चक्कर की लंबाई 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। व्यास 2 nm या 20 एंगस्ट्रॉम। शुगर फॉस्फेट, जो बैकबोन जो है शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, जिसमें भार की और डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का कंकाल होता है, और यह नेगेटिवली, यह ऋणात्मक चार्ज होता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार अंदर की ओर स्थित होते हैं। अब नाइट्रोजन क्षारों की बेस पेयरिंग कैसी होती है? डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनमें यूरासिल नहीं पाया जाता, यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। तो थाइमिन के स्थान में वहाँ पर यूरासिल पाया जाता है। तो बेस पेयरिंग में ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध। दोनों श्रृंखलाओं को कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ा जाता है, और ये बंध रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के समय आसानी से टूट जाते हैं। और ये है इसकी विस्तृत संरचना। तो एग्जाम में अगर डीएनए की संरचना पर प्रश्न आता है तो इस तरह से आपको संरचना बनानी है, जिसमें आपको बेस पेयरिंग भी दिखानी है और इसका व्यास और इसके पैरामीटर भी आपको लिखने हैं। तो इस तरह का ये डायग्राम जो है, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है जिसमें बेस पेयर सिद्ध हो जाए और इनकी जो है व्यास और लंबाई जो है वो आप शो कर सको। अब एक प्रश्न और है इम्पोर्टेंट, डीएनए आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल। पहला पॉइंट, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जो नाम से स्पष्ट है, और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है
और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरासिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, डीएनए में 2 लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्र पाए जाते हैं। आरएनए में केवल एक सूत्र होता है। चौथा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और ये कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है। आरएनए ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, परंतु डीएनए की अनुपस्थिति में ये आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। जैसे कुछ वायरसेस में या विषाणुओं में, वहाँ जहाँ डीएनए नहीं पाया जाता वहाँ पर आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। पांचवा पॉइंट, यह केवल केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में ही पाया जाता है और आरएनए यह केंद्र के द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। लास्ट पॉइंट, डीएनए में द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु बना सकता है, मतलब डीएनए स्वयं का निर्माण कर सकता है। आरएनए में ये गुण नहीं पाया जाता, इसका निर्माण डीएनए के द्वारा होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद है आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रमुख रूप से 3 प्रकार होते हैं। एमआरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, ये टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। टीआरएनए ये अमीनो एसिड्स को प्रोटीन स्थल पर या प्रोटीन निर्माण के स्थल पर लेकर जाता है। और आरआरएनए ये राइबोसोम में पाया जाता है और उसका संरचनात्मक भाग होता है। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए बनने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड से सुपरकॉइल डीएनए बनता है। यूकैरियोट में डीएनए के साथ हिस्टोन पाए जाते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोसोम के 30 एनएम फाइबर से एक क्रोमेटिन बनता है और कई क्रोमेटिन मिलकर एक क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम का चित्र आपकी बुक में है। तो इस तरह से हिस्टोन और हिस्टोन के चारों तरफ कुंडलित डीएनए। तो ये डायग्राम सिंपल सा है, इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना। अब गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इनकी परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है। यूक्रोमेटिन क्या होता है? गुणसूत्र का वह भाग जो ढीला और कम सघन होता है, इसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं और ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है, ये याद रखना है। दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन गुणसूत्र का वह भाग है जो सघन और कसा हुआ होता है और यह आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए का रिप्लिकेशन। तो मैथ्यू मैसेल्सन्स और फ्रैंकलिन स्टॉल नामक वैज्ञानिकों ने 1958 में सिद्ध किया कि डीएनए की प्रतिकृति या रिप्लिकेशन अर्ध संरक्षी होता है। इसका मतलब है कि नए डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया होता है। उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया ई कोलाई पर। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को भारी नाइट्रोजन N15 वाले माध्यम में कई पीढ़ियों तक उगाया, जिससे उनके डीएनए में भारी नाइट्रोजन N15 शामिल हो गया। उसके बाद उन्होंने इसको सामान्य माध्यम में स्थानांतरित कर दिया, यानी N14 वाले माध्यम में स्थानांतरित करके उगाया। तो पहली पीढ़ी यानी 20 मिनट बाद सभी डीएनए का घनत्व N15 और N14 के बीच का था। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया बना। दूसरी पीढ़ी में डीएनए के दोनों बैंड बने, एक हाइब्रिड और दूसरा बिल्कुल हल्का। इससे ये साबित हुआ कि डीएनए विभाजन के समय दोनों पुराने स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं और प्रत्येक स्ट्रैंड एक नए स्ट्रैंड बनाने के लिए टेम्पलेट का कार्य करता है। इस तरह से आप प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये ब्लू ब्लैक दिख रहे हैं आपको, ये पुराने स्ट्रैंड है और जो ऑरेंज है ये नए स्ट्रैंड बन गए। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो जाता है कि डीएनए की प्रतिकृति अर्ध संरक्षी प्रकार की होती है।
इसमें एक स्ट्रैंड पर डीएनए का निर्माण कंटिन्यूस होता है जिसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और दूसरे पर डीएनए का निर्माण टुकड़ों में होता है जिसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और डीएनए बनने की दिशा होती है, जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसकी दिशा है 5 से 3। ये एक डायग्राम और है जिसमें आप सतत संश्लेषण और असतत संश्लेषण दिखा सकते हैं। और इसमें दूसरे स्ट्रैंड में जो है खंडों में डीएनए बनता है, और इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, जो बाद में लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक